अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ बताइएगा ठीक आ रही? अच्छा निम्रा, आप ऐसा करिएगा, जो जो प्रेजेंट है ना, इनका आप नेम लिख लें, और मतलब एंड सेशन तक। तो आप फिर जो है ना मुझे बाद में नेम भेज दीजिएगा। टाइम बस ओवर है ज्वाइन का, अब हम टाइम क्लोज कर रहे हैं। और जो लोग प्रेजेंट हैं इनका आप नेम लिख के मुझे भेज दीजिएगा। ओके। हम बस स्टार्ट करते हैं अभी। सो आज का टॉपिक जो है हमारा चिकनगुनिया वायरस है, ठीक है। तो अब ये जो चिकनगुनिया वायरस है, इसका जो अभी करंट तेज़ी से फैल रहा है जिस तरीके से ये, तो इस पे बात करना ज़रूरी है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे, इसके ट्रीटमेंट पे, और इसकी प्रिवेंशन पे, सब चीज़ों पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अभी क्योंकि पाकिस्तान में ये पिछले 2-3 माह में बहुत ज़्यादा इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं, कराची में स्पेशली। तो चिकनगुनिया, ये अभी जो फाइल आपके साथ शो हो रही है, ये पाकिस्तान की जो एडवाइज़री है कमेटी हेल्थ केयर रिलेटेड, ठीक है, ये इस्लामाबाद में ये सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उनका ये कंप्लीट जो है ना, ये नोटिफिकेशन कंप्लीट उनकी ये एडवाइज़री आई है प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन के हवाले से। तो इसमें इन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, पहले इसको देख लेते हैं फिर हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। वो ये कहते हैं कि चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज़ है जो कि चिकनगुनिया वायरस की वजह से होती है और मच्छरों के ज़रिए ये इंसानों तक आती है। चिकनगुनिया का मतलब है दैट विच बेंड्स अप, मतलब
झुका देना, जो आपको झुका दे, मतलब बेंड कर देना चीज़ों को, ऐसे जिस तरह फोल्ड करते हैं ना वैसे कर दे। तो इसमें होता क्या है कि जो जिसको ये हो जाए तो उसका पोस्चर अफेक्ट होता है, वो आगे झुक जाता है, लाइक इस वजह से इसको बोला जाता है। तो चिकनगुनिया जो है ये पहले कोई नया वायरस नहीं है, ये पहले अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में ऑलरेडी ये रिपोर्ट होता रहा है पहले भी। और इसके जो क्लिनिकल साइंस हैं डेंगू के साथ मिलते जुलते हैं, और बाज़ औक़ात ये इसको मिस डायग्नोज भी कर लिया जाता है डेंगू के साथ, यानी इसको डेंगू समझ लिया जाता है। लेकिन चिकनगुनिया वायरस जो इन्फेक्शन है ये बहुत कम है कि इसकी वजह से डेथ हो, मतलब कोई इतना मोर्टेलिटी रेट नहीं है, जानलेवा कह लें कि नहीं है। इसमें कोई ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, लाइक जैसे डेंगू की वजह से प्लेटलेट्स पे असर पड़ता है ना, तो ये उस तरह तो नहीं इतना कह लें कि इशू करता, बट है भी, यानी कह लें कि इसको इतना लाइट में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसको जो साइन एंड सिम्टम्स है ना वो बहुत तंग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंसान की लाइफ में डिस्टर्ब करते हैं कि ना इंसान कोई काम कर सकता है सही तरीके से। तो पर्पज़ इस एडवाइजरी का इसका क्या है कि जो चिकनगुनिया कराची में इसका आउटब्रेक हुआ है और बाकी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, तो अब ये बहुत सारे शहरों में ये फैल गया है डेंगू फीवर की तरह। तो ये ज़्यादा जो ये पिछला सीज़न था मच्छरों की अफजाइश जिसमें सबसे ज़्यादा होती है, यही इसकी वजह बनी है। और प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू इसे रोका जा सकता है, और इसके केसेस कंफर्म किए जा रहे हैं, और केसेस जितनी जल्दी पकड़े जाएं उतना जल्दी मैनेज हो जाता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसकी इलनेस, मोस्टली 4 से 8 दिन, यानी एक्सपोजर हो गया है उस मच्छर के साथ, उस मच्छर ने आपको काटा, तो 4 से 8 दिन लगेंगे आपके साइन एंड सिम्टम्स डिवेलप होते या इलनेस डिवेलप होते। लेकिन ये 2 से 12 दिन का दौरानिया भी हो सकता है। और वायरीमिया जो है ये इन्फेक्शन ये 5 से 7 दिन तक रहता है। अब ट्रांसमिशन की हमने बात की है कि ये एडीज़ मॉस्किटो मच्छर है उसकी वजह से होता है, और उसमें 2 मच्छरों के इन्होंने नाम दिए भी हैं, एडीज़ इजिप्टी है और एडीज़ एल्बोपिक्टस है। अब ये जो मच्छर हैं ये दिन के टाइम एक्टिव होते हैं, ठीक है, और जो है एडीज़ इजिप्टी है ये तो लाइक आपके घरों के अंदर भी ये होता है, बट ज़्यादातर इसकी स्पीशीज़ जो है वो आपको बाहर मिलेंगी, ठीक है, ये बाज़ारों में, ये आप ग्राउंड्स में, इन जगहों पे। तो मोस्टली जो ट्रांसमिशन है ये जो बारिशें हैं उसके बाद होती है, ये क्योंकि फैलता तभी है, इसकी अफजाइश तभी ज़्यादा होती है, तो तभी इसके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा माँ से बच्चे को भी ट्रांसमिट हो सकता है, ऐसे भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है, मतलब एक माँ को हुआ है और डिलीवरी में 1-2 हफ्ते पड़े हैं तो वो बच्चे को भी हो जाएगा, ठीक है। और बहुत रेयर रिपोर्ट्स हैं कि इसकी वजह से अबॉर्शन हुआ हो, बहुत रेयर हैं, चांसेस कम हैं। और इसके अलावा अभी तक इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि ये वायरस जो है वो माँ अगर दूध पिलाएगी तो दूध के ज़रिए भी बच्चे में जाएगा, इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसकी क्या आती है कि एक एक्यूट फेज़ होता है, ठीक है, और फिर सब एक्यूट फेज़ आता है और फिर क्रोनिक फेज़ आता है। तो एक्यूट फेज़ में क्या होता है कि सीवियर पेन होती है, जॉइंट पेन, और कंटिन्यूसली रहती है, और जॉइंट इन्फ्लेम कर जाते हैं, बहुत पेन होती है जब उनको टच किया जाए। ये एक्यूट फेज़ काफ़ी सीवियर होता है, 3 से 10 दिन इसको लगते हैं ख़त्म होते, और इवन पेशेंट चलने फिरने से भी जो है ना वो आरी हो जाता है। तो दूसरा सब एक्यूट फेज़ आता है, ये 2 से 5 दिन तक चलता है। इसमें स्किन रशेज़ होती हैं 40 to 50% पेशेंट में, और जिस तरह डेंगू में होता है स्मॉल डॉट लाइक रैशेज पड़ते हैं, इसमें नहीं होता, इसमें बड़े बड़े वो रैशेज पड़ जाते हैं और फ्लैट होते हैं। क्रोनिक फेज में ये होता है कि ये हफ्ते से महीने तक का भी टाइम पीरियड ले सकता है, जॉइंट पेन तो रहेगा, रियूमेटिज्म रहेगा, और रेयरली है कि ये साल तक चले, बट कुछ माह तो ले जाता है अक्सर। तो कॉम्प्लिकेशंस इसकी रेयर हैं, मायोकार्डाइटिस इसकी वजह से हो सकता है, हेपेटाइटिस
के चांसेस बढ़ सकते हैं, ऑक्यूलर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के चांसेस बढ़ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। रिस्क फैक्टर इसके ये हैं कि लास्ट प्रेगनेंसी, अगर लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है, ठीक है, या 65 साल से ज़्यादा उम्र है, ठीक है, तो इनकी जो है वो चांसेस ज़्यादा हैं, ये रिस्क फैक्टर के तौर पे वर्क करते हैं। और बड़ों में आर्थरालजिया जो है, ये तो लाइक जिसको पहले ही जोड़ों का मसला है उसको ही हो गया, वो तो बेचारा दर्द से ही मर जाएगा। तो डायग्नोसिस में हम रियल टाइम पीसीआर जो है ना, आरटी पीसीआर, ये टेस्ट करवाते हैं कंफर्म करने के लिए। इसके अलावा सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस में एंटीबॉडीज़ को चेक करते हैं, और 4 से 5 दिन जब ऑनसेट हो गया, यानी आपको सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो गए, 4 से 5 दिन के बाद हम सैंपल लेते हैं, और स्पेसिफिक जो है ना एंटीबॉडीज़, आईजीएम एंटीबॉडीज़, ये कई माह तक रहती हैं बॉडी के अंदर ना, पेशेंट्स के अंदर। ट्रीटमेंट इसका अभी तक कोई भी हुकूमत की तरफ से ये नोटिफिकेशन है कि ये कोई भी इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक इस मसले के लिए, और मेनली जो है सिम्टम्स की मैनेजमेंट ही की जाती है, और कोई वैक्सीन, कोई एंटीवायरल अभी अवेलेबल नहीं है इसकी प्रिवेंशन या इसके इलाज के लिए। बहरहाल कुछ हिफाजती तदाबीर हैं जो की जा सकती हैं। एक तो रेस्ट किया जाए, दूसरा पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए, पानी नहीं बाकी फ्रेश जूसेस पिए जाएं, ठीक है, यानी सिर्फ पानी पे जोर नहीं देना, फ्रेश जूसेस हों, लेमन वाटर हो, कहवा जात हों, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, यानी डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, पेन के लिए एसिटामिनोफेन देते हैं, और इसमें यह बात याद रखनी है कि इसमें अगर बुखार हो रहा है और बाकी मसले हैं तो इसमें पैनाडोल, एस्पिरिन नहीं देनी, ठीक है, और ना ही जो बाकी ये एनसेड ड्रग हैं लाइक ब्रूफन है, नेप्रोक्सिन, ऐसा कुछ भी नहीं देना, ठीक है, वो नुकसान करेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसे। और अगर कोई और मेडिसिन आप ले रहे हैं और आपको साथ ये भी मसला हो गया, तो फिर अपने जो डॉक्टर है उसके पास जाएं और एडिशनल जो मेडिकेशन है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस, इसके साइन एंड सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए वो लें, ठीक है। इसमें सर्विलेंस जो है 2 तरह से हो रही है, एक सस्पेक्टेड केस, एक प्रोबेबल केस। सस्पेक्टेड केस ये है कि ऐसा पर्सन जो एक्यूट ऑनसेट हुआ है फीवर का, ठीक है, यानी कह लें कि 99 क्रॉस कर रहा है वो, और साथ में उसको बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन भी है और कोई और मेडिकल कंडीशन नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, तो इट इज़ सस्पेक्टेड केस। प्रोबेबल केस ये है कि लाइक सस्पेक्टेड केस एपिडेमियोलॉजिकल क्राइटेरिया के एक पर्सन है, उसको ये मसले हो रहे हैं और साथ में वो एरिया ही वैसा है कि जहाँ ऑलरेडी वबा ये फैली हुई है, ठीक है, तो फिर ये कंफर्म आप हो जाएगा। कंफर्म्ड केस में फिर आप जो है ना टेस्ट करवा के उसको मज़ीद जो है वो कंफर्म, यानी उसकी 100% श्योरिटी करते हैं कि ये प्रोबेबल केस, कंफर्म केस बन गया। कोई वैक्सीन, प्रोफाइलेक्टिक ड्रग अवेलेबल नहीं है। इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट की जाती है लाइक मॉस्किटो की डेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। जब तक इसमें आम आवाम खुद नहीं पार्टिसिपेट करेगी अपने बचाव के लिए, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। और मच्छरों को यानी ऐसा इन्वायरमेंट ही ना दिया जाए कि जिसमें उसकी ग्रोथ हो, लाइक पानी खड़ा है या कूड़ा करकट का ढेर लगा है या गटरों का गंद पड़ा है, तो ऐसी कोई चीज़ होने ही ना दी जाए, ठीक है। और घर की प्रॉपर रेगुलर बेस पे सफाई की जाए, पानी खड़ा ना होने दिया जाए, और मच्छर मार स्प्रे वगैरह किया जाए, और इसके अलावा जो है वो जालियाँ वगैरह लगाई जाएं, ठीक है, यानी हर वो तदबीर इख्तियार करें जिससे मच्छर जो है ना कम से कम उसके चांसेस हों, ठीक है। और इसके अलावा अगर आउटब्रेक हो गया है तो उसमें लाइक फिर स्पेशल जो है वो जो एयर स्प्रे होता है, ठीक है, वो की करवाया जाए। तो ये सारी ये हुकूमती तरफ से जो आया नोटिफिकेशन, और ये आगे पूरी उनकी वो कमेटी के लिस्ट है। तो अब हम ज़रा इस पर डिटेल से बात करते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कैसे जो है ना ये इसका आउटब्रेक होता है, कैसे ये बॉडी में एंटर होता है। सबसे जो पहला फेज़ है ना वो वायरस एंट्री और ट्रांसमिशन का फेज़ है। इसमें जो चिकनगुनिया वायरस है, जिसको हमने कहा कि मच्छरों के ज़रिए आता है, अब जब एक मच्छर जिसमें ये वायरस मौजूद है, ये जो है वो
किसी भी इंसान को कट करेगा, किसी इंसान को काटेगा, तो फिर क्या होगा कि उसने वो वायरस इंजेक्ट कर दिया और वो पेशेंट की ब्लड स्ट्रीम में चला गया और इन्फेक्शन की इब्तदा हो गई है। अब जब वो ब्लड स्ट्रीम में चला गया ना, तो अब उसने जाके सेल्स को टारगेट करना है। एंट्री के बाद क्या होगा कि वायरस जो है वो टारगेट करेगा और स्पेशली स्किन में जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, ठीक है, उनको जाके इन्फेक्ट करेगा, स्पेशली डर्मल फिब्रोब्लास्ट स्किन के जो सेल्स हैं उनको, और इम्यून सेल्स को भी अफेक्ट करेगा, मैक्रोफेजिस पे जाके हमला करेगा, डेंड्राइटिक सेल्स पे जाके हमला करेगा और उनकी जो है वो हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा। नंबर सेकंड जो स्टेज आता है वायरल रेप्लिकेशन। अब एक दफ़ा सेल के अंदर ये चला गया ना वायरस, तो अब इसने रेप्लिकेट करना है साइटोप्लाज्म के अंदर, और वायरस जो है ये होस्ट की जो सेलुलर मशीनरी है उसको हाईजैक कर लेता है और अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है वायरल आरएनए की, प्रोटीन की, और जो न्यू वायरियॉन्स हैं उनको असेंबल करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद अब जब उसकी कॉपीज बन गई हैं और रेप्लिकेशन हो गई है, अब उसने पूरी बॉडी में फैल जाना है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही फैलेगा, जिसे हम वायरीनिया बोलते हैं। तो अब उसने सेकेंडरी साइट्स पे पहुंचना है। सबसे ज़्यादा अफेक्ट जॉइंट्स करता है, इसके अलावा मसल्स को अफेक्ट करेगा, लीवर को अफेक्ट करेगा, ब्रेन टिश्यूज को भी अफेक्ट करेगा। अब जब डिफरेंट जगहों पे ये चला गया ना, तो अब बॉडी भी चुप करके तो नहीं बैठेगी। तो तीसरी स्टेज इम्यून रिस्पांस की होती है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वायरस को डिटेक्ट करता है थ्रू पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, ठीक है। साइटोकाइंस के रिलीज को ट्रिगर करवाता है। साइटोकाइंस क्या होते हैं? ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि किल करते हैं ये जितने भी बाहर से जर्म्स आ जाएं या कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई आ जाए, तो उसके अगेंस्ट ये वर्क करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन ये कॉज करते हैं। तो कीमोकाइंस रिलीज होते हैं, इंटरफेरॉन्स रिलीज होते हैं। अब ये जो इंटरफेरॉन्स होते हैं ना, ये ऐसे केमिकल्स हैं कि ये वायरल रेप्लिकेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब इसमें आप ये देखें कि ये वायरस ऐसा मजबूत है कि ये तो इंटरफेरॉन की सिग्नलिंग को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, और इंटरफेरॉन्स के अगेंस्ट भी ये एक मजबूत है। यानी बाकी जो वायरस, ये बाकी जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं ना, उनके अगेंस्ट जब इंटरफेरॉन रिलीज हो जाता है ना बॉडीज में, तो फिर तो उसकी कह लें जर्म की खैर नहीं है। बट चिकनगुनिया वायरस के केस में ये जो बॉडी का क्या कहते हैं इंटरफेरॉन रिलीजिंग मैकेनिज्म है ना, इसको भी चिकनगुनिया वायरस जो है वो रेजिस्ट कर लेता है। मतलब कोई खास जो है वो अफेक्ट हमें नहीं मिलता बॉडी में। और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज एडेप्टिव इम्यूनिटी बनती है। जो बॉडी के बी और टी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एंटीबॉडीज इस वायरस के अगेंस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकें और उसके फर्दर स्प्रेड को रोक सकें। अब इस प्रोसेस से जो वायरस का स्प्रेड है वो तो रुक जाता है, हेल्प मिलती है, ठीक है। बट ये जो इम्यून रिस्पांस आया है ना, इसके नतीजे में क्या होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और फर्दर सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी एक लड़ाई हो गई है, अब उस लड़ाई के बदले में जो नुकसान हुआ है ना, वो भी बॉडी को उठाना तो पड़ता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस अब जनरेट होता है, सिम्टम्स। अब ये एक्यूट फेज शुरू हो जाता है। एक्यूट फेज हमने कहा 3 से 10 दिन या 2 से 12 दिन का है। इस स्टेज में हाई फीवर और रैशेज और बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन, स्पेशली कलाई के जो कलाई है, ठीक है, इसके अलावा जो हमारे हाथों के जॉइंट्स, ठीक है, पाँव के जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट और मसल पेन, ये इस वजह से होती है क्योंकि बॉडी का जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है ना, वही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत अपनी शिद्दत में कह लें ज़्यादा होता है। तो उसके बाद साइटोकाइन स्टॉर्म आता है। बहुत ज़्यादा प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं, ठीक है, जिसमें इंटरल्यूकिन्स 8 है, इंटरल्यूकिन 6 है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा है, ये सारे रिलीज होते हैं और ये जो फीवर, पेन, स्वेलिंग, ये सिम्टम्स बॉडी में जनरेट करवाते हैं। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है ये बाज़ औक़ात तो परसिस्ट करता है, यानी बॉडी में मौजूद रहता है,
इवन वायरल क्लियरेंस हो भी गई है ना, वायरस बॉडी से निकल गया, बट ये इन्फ्लेमेशन और ये साइटोकाइन स्टॉर्म ये तो रहता है। और 5वें नंबर पे हमारे पास क्रोनिक फेज आ जाता है, लास्ट स्टेज कह लें कि कुछ लोगों में बहुत लॉन्ग लास्टिंग जॉइंट पेन रहती है, अर्थराइटिस की तरह के सिम्टम रहते हैं, और बाज़ औक़ात तो महीनों से साल तक का अरसा जो है ना ये रहते हैं, ठीक है, सिम्टम्स। तो परसिस्टेंट जॉइंट इश्यूज़ ये इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेशन की वजह से रहते हैं, इन्फ्लेमेशन एक्टिव रहती है विदाउट वायरल प्रेजेंस, फिब्रोसिस टिश्यू डैमेज होता है क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन है ये जाके टिश्यूज़ में हार्डनिंग करवा देती है, टिश्यूज़ की फिब्रोसिस करवा देती है। और इसके अलावा क्या होता है कि हमारे जो रिकवरी है उस पर असर पड़ता है, उसका जो टाइम पीरियड है रिकवर होने का वो बढ़ जाता है, ठीक है। और स्पेशली इसमें हमने देखा कि ओल्ड एज के जो लोग हैं या प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, ठीक है, उनमें ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो है ना कॉज करता है, ठीक है। और पोटेंशियल इसकी कॉम्प्लिकेशंस हमने देखी हैं पहले, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, हिपैटिक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो इफ़ वी समराइज, तो क्या हुआ, इनिशियल इन्फेक्शन हुआ थ्रू बाइट ऑफ मॉस्किटो, और उसके बाद फिब्रोब्लास्ट को जाके उसने ब्लड स्ट्रीम में टारगेट किया, और स्पेशली स्किन फिब्रोब्लास्ट को और इम्यून सेल्स को। उसके नतीजे में इम्यून रिस्पांस एक्टिवेट हुआ। इम्यून रिस्पांस एक्टिवेट होने के नतीजे में जो है वो इन्फ्लेमेशन हुई। इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन और स्वेलिंग और जो है स्टिफनेस ये सब कुछ हुआ, और फिर बाज़ औक़ात क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये अपने असरात महीनों से लेकर साल तक छोड़ जाती है। तो अभी सबसे पहले जो मैंने आपके सामने हुकूमत का ये सर्कुलर रखा, इसमें अब मतलब हमने देखा कि हुकूमत ने तो अभी तक क्लियर, और वैसे भी एलोपैथिक में अभी तक इसके लिए कोई वायरल एंटीवायरल वैक्सीन ड्रग कुछ भी नहीं बनाया गया या अवेलेबल, ठीक है। इसके जो सिम्टम्स हैं जैसे पेन है या फीवर है, इसको मैनेज किया जा रहा है, बट उसमें भी जो ट्रेडिशनल पेन किलर हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ठीक है। मतलब आप नहीं दे सकते, जो एनसेड ड्रग हैं ये नहीं दे सकते, ब्रूफन, नेप्रोक्सिन, ये कुछ भी नहीं दे सकते, ना ही आप पैनाडोल, एस्प्रिन दे सकते हैं। तो अब इसकी हमने जो बात हर्बल मैनेजमेंट में करें, हर्बल मेडिसिन में हमारे पास एक फॉर्मुलेशन है जो बहुत अच्छा वर्क करती है किसी भी किस्म के, स्पेशली वायरल इन्फेक्शन में, और स्पेशली ये मच्छरों की वजह से जो वायरस होता है, कोई भी हो, डेंगू है या ये मलेरिया है या ये चिकनगुनिया है, इन सब में ये बहुत अच्छी वर्क करती है। आप इसको यूज़ करके आप पेशेंट्स में इसके रिज़ल्ट देख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास तो अभी इधर फैसलाबाद में इतने पेशेंट्स हैं नहीं, बट दिस फॉर्मुलेशन कैन मैनेज ऑल सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया वायरस अफेक्टेड पेशेंट। एंड इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स भी रखती है और बॉडी को ट्रीट करेगी, बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करेगी और बहुत फ़ायदा करेगी। तो फॉर्मुलेशन में आप लिख लें 3 चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें एक तो सुहागा आपने लेना है, सुहागा 20 ग्राम, ठीक है। सुहागा मीन्स बोरैक्स 20 ग्राम, और आपने मुलट्ठी का जो एक्सट्रैक्ट है वो लेना है, सत मुलट्ठी जिसे कहते हैं ना, सत मुलट्ठी आपने 30 ग्राम लेनी है, और इसमें आपने गंधक आंवला सार ये भी आपने 30 ग्राम लेनी है, ठीक है। तो पाउडर करके, और आप 1 ग्राम का जो कैप्सूल है यानी 1000 मिलीग्राम, ठीक है। तो 1000 मिलीग्राम आप दिन में 3 मरतबा या अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स आप 4 दफ़ा भी दे सकते हैं। तो और इसको, बट इसमें ये बात जहन में रखिएगा कि फ़ाइन पाउडर होना ज़रूरी है तीनों चीज़ों का। अगर फ़ाइन पाउडर नहीं होगा तो मोड ऑफ एक्शन इसका जो है ना वो अफेक्ट होगा, मोड ऑफ एक्शन स्लो होगा,
या वो उस तरीके से अब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में। तो अगेन रिपीट कर देता हूँ मैं, सुहागा 20 ग्राम है, सत मुलट्ठी जो है 30 ग्राम है, और जो गंधक है, गंधक आंवला सार, ये है 30 ग्राम। ये जो है हम देते हैं 1 ग्राम का कैप्सूल 3 टाइम्स अ डे आफ्टर मील्स, ठीक है। और इसमें गज़ा का, खुसूसी गज़ा को आप मैनेज करें, जो कुरान का उसूल है कि खाओ पियो मगर इसराफ ना करो, इस उसूल को मद्देनज़र रखते हुए आप गज़ा पेशेंट को सजेस्ट करें। किसी भी किस्म की जो कसीफ अगजियाँ हैं जो लेट डाइजेस्ट होती हैं वो बंद करवा दें, ठीक है। और लतीफ़ अगजियाँ दें, मतलब यखनी हो गई, मतलब फ्रेश जूसेस हो गए, लिक्विड चीज़ों पे रखें, या दलिया वगैरह, जौ का दलिया स्पेशली, तलबीना, ठीक है। फिर जो है वो नहीं, बरियां नहीं करना सुहागा, वैसे ही डाइट की बात, लतीफ़ अगजिया देनी है, कसीफ बंद कर देनी है। साले अल कैमूस अगजिया देनी है, जो फासिद अल कैमूस हैं ये बंद कर देनी है, ये नहीं देनी। यानी ऐसी डाइट जो गुड ह्यूमर्स बनाती है, अच्छे अखलाक पैदा करती है, वो आपने पेशेंट को देनी है। और ऐसी डाइट जो बैड ह्यूमर्स की प्रोडक्शन करवाए, बुरे अखलाक को पैदा करे जिस्म में, वो आपने बंद करवा देनी है। बादी अगजिया से परहेज़ करवाना है। तो उसकी डाइट जितनी अच्छी आप रखेंगे, मतलब जल्दी डाइजेस्ट होने वाली और न्यूट्रिटिव और मेडिसिनल एस्पेक्ट, यानी जो दवाएं गज़ाई होती है ना, अब वो आप देंगे तो पेशेंट बहुत जल्दी आपका रिकवर कर जाएगा, और वो आगे किसी कम्प्लिकेशन में नहीं जाएगा, या आगे क्रोनिक फेज़ में नहीं जाएगा, ठीक है। वो आपका एक्यूट फेज़ में ट्रीट हो जाएगा। तो डाइट में स्पेशली जो है ना, जो एक तलबीना और दूसरा तिब्ब नबवी में हमें एक गज़ा मिलती है सरीद। ये बहुत अच्छी चीज़ है पेशेंट के लिए, स्पेशली इन इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस। तो सरीद आप बना के दें। सरीद जिन लोगों को नहीं पता कैसे बनती है, तो इसमें जो रोटी है इसके टुकड़े करके, तो गोश्त का सालन और कुछ और अनाज वगैरह इसमें डाले जाते हैं। तो अच्छे से पका हुआ हो, मतलब अच्छे से गला हुआ हो, और नमक मिर्च हल्का हो, तेज़ नमक मिर्च मसाले कुछ भी ना हो। तो रोटी के टुकड़े करके शोरबे में डाले जाते हैं और फिर उनको खाया जाता है। ये सरीद होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है डाइट में, ठीक है। और इसके अलावा इसमें आप जो है वो एक्यूपंक्चर से जो इसके पेन रिलेटेड सिम्टम्स हैं, क्योंकि इसमें स्पेशली जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं ना, तो जॉइंट्स अफेक्शन में लाइक आप एक्यूपंक्चर कर सकते हैं, और एक्यूपंक्चर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है पेन मैनेजमेंट में। उसमें मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है LI4, लार्ज इंटेस्टाइन का। चौथा पॉइंट हीगू पॉइंट भी बोलते हैं, जो हाथ पे पहली उंगली और अंगूठे के दरमियान होता है। ये पेन के रिलीफ के लिए, इन्फ्लेमेशन, और स्पेशली अपर जो बॉडी है, लंग्स रिलेटेड, जो लंग्स से ऊपर ऊपर जो बॉडी है, यानी लंग्स इंक्लूडेड, ठीक है, इसमें कहीं इन्फ्लेमेशन है, इसकी मैनेजमेंट के लिए ये पॉइंट यूज़ होता है। LI4, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का चौथा पॉइंट। या पॉइंट के नेम लिख लें, बाद में आप इनको गूगल कर सकते हैं, LI4। इसके अलावा LI11, लार्ज इंटेस्टाइन का ही 11वां पॉइंट, इसको कूची पॉइंट भी बोलते हैं। ये हमारी जो कोनी का जॉइंट है ना, उसके यानी ये साइड पे प्रेजेंट होता है। तो ये बॉडी से हीट को क्लियर करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, पेन में रिलीफ देता है, स्पेशली जॉइंट पेन में। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का चौथा पॉइंट और लार्ज इंटेस्टाइन का 11वां पॉइंट। और तीसरे नंबर पे आपने स्टमक का 36 नंबर पॉइंट, उसको हम जूसनली पॉइंट भी बोलते हैं। ये हमारे जो घुटना है, ठीक है, तो उसमें आप 4 उंगलियां नीचे जाएंगे, ठीक है, लेटरल साइड ऑफ टिबिया बोन, जो हमारी टांग की हड्डी है ना, इसके लेटरल साइड पे घुटने से 4 उंगलियां नीचे ये प्रेजेंट होता है। ये आप पॉइंट नोट कर लें। अगेन मैं कह रहा हूँ, स्टमक 36, LI11, LI4। तो बाद में आप इनको गूगल से देख सकते हैं, ठीक है, या एक्यूपंक्चर की जो बुक मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है उस पर भी आप देख सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स मेंशन है उस पर, यानी
पिक्चर डेमोन्स्ट्रेशन आप देख सकते हैं। तो एक मिनट मैं ज़रा एडमिट कर लूँ, कौन कौन एडमिट होना चाहता है। चलिए एडमिट कर देते हैं। ये 3 पॉइंट हो गए। और ये स्टमक 36 का जो पॉइंट है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, इसके अलावा एनर्जी को इम्प्रूव करता है, मसल पेन और वीकनेस को दूर करता है। यानी हर पॉइंट हम जो लगा रहे हैं उसके पीछे एक वजह है। और चौथे नंबर पे जो पॉइंट आपने एक्यूपंक्चर का लगाना है वो GB34 है, ठीक है। ये भी इसके आसपास ही होता है, ये स्टमक 36 के ना ये घुटने के लिटरली प्रेजेंट होता है और ये जॉइंट मसल पेन में इफेक्टिव है, स्पेशली जो लोअर लिम्स में पेन हो, जॉइंट पेन हो, उसमें ये इफेक्टिव होता है और ये जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। और 9वें नंबर लास्टली आपने स्प्लीन का 9वां पॉइंट लगाना है। ये बिल्कुल घुटने के जो है ना वो लाइक नीचे प्रेजेंट होता है। ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, इसको आप याद रख लें कि बॉडी में जहाँ कहीं भी ये मॉइस्चर की वजह से इन्फेक्शन हो, लाइक जो भी इन्फेक्शन है आप डेली लाइफ में भी देखेंगे, जहाँ पे भी पानी खड़ा होगा ना वहीं पे ही चांसेस होंगे कीड़े पैदा होने के, वहीं पे चांसेस होंगे। यानी जहाँ पे रतूबत होगी ना वहीं पे इन्फेक्शन होगा, जहाँ पे रतूबत जमा होगी वो रुकेगी, वहाँ पे हीट की कमी होगी तो वहाँ पे इन्फेक्शन, वहाँ पे कीड़े, वहाँ पे सारा कुछ पैदा हो जाता है, ठीक है। तो बॉडी में भी जब मॉइस्चर का लेवल बढ़ता है ना, नमी बढ़ती है जिस्म के अंदर और हरारत की कमी होती है, तो उस टाइम पे बॉडी में जो जर्म्स हैं, ये माइक्रोब्स हैं, इनको ग्रो करने का इन्वायरमेंट मिल जाता है। यानी जो मॉइस्चर है ना, ये बॉडी को क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। मॉइस्चर का ताल्लुक फ्लेगम के साथ है और फ्लेगम हम कहते हैं कि ये बॉडी का जो न्यूट्रिशनल ह्यूमर है ना वो है। तो जब भी बॉडी में ये कंडीशन हो जाए कि बॉडी में मॉइस्चर बढ़ जाए, तो तब क्या होता है कि बॉडी में जो है वो जो माइक्रोब्स हैं उनको सर उठाने का मौका मिल जाता है। अब जब वो सर उठाते हैं तो फिर हमें भुगतने पड़ते हैं उनके इफेक्ट। तो ये जो स्प्लीन का 9वां पॉइंट है ना, SP9, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त है, ये डैम्पनेस को रिमूव करने में और इसके अलावा जॉइंट स्वेलिंग और पेन को कम करने में भी। ये सारे तो जो पॉइंट्स हैं LI4, LI11, स्टमक 36, GB34 और SP9, ठीक है। ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, ये तो हैं जॉइंट पेन या मसल स्टिफनेस को रिलीफ देने के लिए। अगर हम फीवर को रिड्यूस करने के लिए पॉइंट देखेंगे ना, तो फीवर को रिड्यूस करने के लिए एक पॉइंट आपने इसी में ऐड कर लेना है, इन 5 पॉइंट्स में ही। GB14 जो गवर्निंग वेजल का 14वां पॉइंट है, इसको दाज हुई भी कहते हैं। ये जो 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा है ना, C7, उसके नीचे प्रेजेंट होता है। ये फीवर को कम करने के लिए ये पॉइंट हम लगाते हैं GB14। इसके साथ आप ऐड कर लें ST44, ठीक है। ये जो ST44 है, ये हमारे ये जो दूसरी और तीसरी उंगली है ना उसके दरमियान लाइक प्रेजेंट होता है और ये भी फीवर को कम करने में, स्पेशली ये जो एक्सेसिव हीट साइंस होते हैं ना उसमें ये बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है। तो ST44 और इसके अलावा GB14, ये 2 पॉइंट आप ऐड कर लें फीवर मैनेजमेंट के लिए। और इम्यून सपोर्ट के लिए या थकावट के लिए आप मज़ीद इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं। SP6 ऐड कर लें, स्प्लीन का जो 6ठा पॉइंट है, ये भी आपके ये जो टखना है उसके पास प्रेजेंट होता है। ये एनर्जी को इम्प्रूव करेगा, ओवरऑल जो हमारी फटीग है, थकावट है, ठीक है, उसको लाइक ये काउंटर करेगा, हमें थकने नहीं देगा, कमज़ोरी नहीं होने देगा। और इसके अलावा आप इसमें ऐड कर लें ब्लैडर का 13 नंबर पॉइंट, ये इम्यूनिटी को सपोर्ट देता है और बहुत ज़बरदस्त ये पॉइंट है ब्लैडर का 13 नंबर पॉइंट। ये बैक पे प्रेजेंट होता है, हमारी स्पाइन पे ही, स्पाइन के लिटरली प्रेजेंट होता है। तो ये ब्लैडर 30 नंबर पॉइंट जो है, ये वीकनेस के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ देने के लिए और स्पेशली लंग्स की एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये पॉइंट लगाया जाता है। और इन्फ्लेमेशन को रिलीव के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप फर्दर इसमें पॉइंट ऐड कर लें SP10 और ब्लैडर 14 और लीवर का 3। ये 3 पॉइंट आप फर्दर ऐड कर लें तो ये आपके पास कंप्लीट पैकेज है
एक्यूपंक्चर मैनेजमेंट का चिकनगुनिया वायरस को। इसके अलावा फर्दर अगर कोई क्रोनिक केस आपके पास आ जाता है, क्रोनिक यानी एक्यूट केसेस में आपने ये पॉइंट्स नहीं लगाने जो मैं अब बताने लगा हूँ, बट क्रोनिक केसेस में आप ये पॉइंट लगा सकते हैं। क्रोनिक केसेस में यानी उसको एक्यूट फेज से वो निकल गया और क्रोनिक फेज में दाखिल हो गया, तो उसमें फिर आप PC6 पॉइंट और हार्ट का 7 नंबर पॉइंट, ये 2 पॉइंट मजीद पिछले सारे पॉइंट्स में आप ऐड कर देंगे। और हफ्ते में 2 से 3 सेशन इसके ज़रूरी हैं। और इसके साथ साथ आप हर्बल मेडिसिन ज़रूर दें। और इसके साथ आप हिजामा भी करें। 2 मेजर पॉइंट्स हैं, T3 और T7, इन 2 पॉइंट्स पे आप हिजामा भी लगाएं। ये एक्यूपंक्चर का कंप्लीट मैंने आपको पैकेज बताया मैनेजमेंट का, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। LI4, LI11, स्टमक 36, GB34, SP9, GB14, ST44, और इसके अलावा SP6, ब्लैडर 13, और इसके अलावा लीवर 3, SP10, और इसके अलावा PC6 और हार्ट 7, ये क्रोनिक केसेस में। ये कंप्लीट आपके पास पैकेज है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई कि 2 से 3 मरतबा हफ्ते में इसका सेशन होना ज़रूरी है। और नीडल टेक्निक्स में आप लाइक अकॉर्डिंग टू साइट आप नीडल अप्लाई करेंगे। जहाँ पे एरिया कम होगा स्किन का वहाँ पे आप ऑब्लिक लगाएंगे, और जहाँ पे लार्जर सरफेस एरिया वहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लगाएंगे। और बाकी इसके साथ आप उसको जो है वो डाइट के थ्रू, स्पेशली डाइट, इसमें सबसे ज़्यादा रोल, कोई भी इन्फेक्शन है उससे निकलने में सबसे ज़्यादा रोल डाइट का है। जितनी अच्छी डाइट होगी, जितनी हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट होगी और जल्दी डाइजेस्ट होती होगी, उतना जल्दी पेशेंट रिकवर कर जाएगा। तो डाइट में मैंने आपको बताया सरीद और तलबीना, ठीक है। और जनरल मैंने आपको प्रिंसिपल बताया कि दवाई गज़ाई यानी ऐसी गज़ाए दवाई, ऐसी गज़ा देनी है जिसके अंदर दवाई कंटेंट मौजूद हो, मेडिसिनल एस्पेक्ट हो उसका, ऐसी गज़ा देनी है, ठीक है। जैसे इंजीर है, जैसे आप ले लें ये सौंफ हैं, ठीक है। जैसे और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इस कैटेगरी में कि ये सीड्स, जितने भी सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा चिया सीड्स हो गए, ये सारे सीड्स अपने अंदर न्यूट्रिशन के साथ साथ मेडिसिनल एस्पेक्ट भी रखते हैं। तो डाइट आपने वो रखनी है कि जो गज़ाए दवाई हो, लतीफ़ हो और साले अल कैमूस हो। और परहेज़ आपने करवाना है फासिद अल कैमूस गज़ाओं से, और जितनी भी कसीफ़ अगज़ियाँ हैं उनसे, और जितनी भी बादी अगज़ियाँ हैं उनसे। तो ये डाइटरी मैनेजमेंट है। मेडिसिन में मैंने आपको जो मेडिसिन इसके लिए हर्बल बताई वो आप अगेन रिपीट कर रहा हूँ। सुहागा आपने इसमें जो है वो 20 ग्राम, और सत मुलट्ठी और गंधक दोनों 30-30 ग्राम, ठीक है। और 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल दिन में 3 टाइम, और बहुत क्रोनिक केस में 4 टाइम ये आप पेशेंट को खाना खाने के बाद दे सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट चिकनगुनिया वायरस। अब हम क्वेश्चंस को लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। माशाल्लाह बहुत मुफीद और मुफस्सिल जो लेक्चर दिया। लेकिन मैं क्योंकि कराची में रहता हूँ, कराची में प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो ये कराची में वबाई सूरत-ए-हाल अख्तियार किया हुआ है चिकनगुनिया। यानी ये हालत है कि क्लिनिक में 100, 120, 130 मरीज भी जो आ रहे हैं तो चिकनगुनिया के ही आ रहे हैं। और पिछले दिनों मुझे भी चिकनगुनिया हो गया था। इन सारी अलामतें जो आपने बताई उनमें मैं कुछ अपने तजर्बे में और मुशाहिदे हिसाब से इजाफा करना चाहूँगा। जी जी। इसमें सबसे ज़रूरी मामला जो सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये बुखार होने के बाद दूसरे तीसरे दिन बाद जब बुखार कम हो जाता है तो उसके साइड इफेक्ट सामने आते हैं। और साइड इफेक्ट में शदीद दर्द, स्वेलिंग और जो जिस्मानी कमजोरियाँ, ये सारे मामला जहाँ होते हैं वहाँ कुछ बॉडी में कीमियाई मामला भी पैदा हो रहे हैं, जैसे कि यूरिक एसिड का बढ़ जाना मामूल की बात है। यानी ये महसूस होता है कि इस जरासीम का, इस वायरस का ज्यादा असर हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट पे पड़ रहा है। तो अक्सर इन लोगों के पेशाब का कलर चेंज हो जाता है, पेशाब पीला आ रहा है, जलन के साथ आ रहा है,
कराची में एक और खतरनाक सूरत ये है कि बहुत सारे मरीजों को इसके साथ मतली और कैब वाली कैफियत होती है और इतनी शदीद कमजोरी कि उनको पकड़ के उठा के लाना पड़ता है। जब बिल्कुल। उनका टेस्ट कराया जाए तो डेंगू के टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन जब सीबीसी कराया जाए तो प्लेटलेट्स काउंट इंतहाई कम होता है। उस सूरत हाल में पपीतों के पत्तों के एक्सट्रैक्टिव सिरप आ रहे हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, सूरत हाल बेहतर हो जाती है। लेकिन हम्म। खतरनाक सूरत हाल ये है कि जो हम समझते थे कि जो हमारा मच्छर है वो साफ पानी वाला बारिश के बाद आएगा, अमेरिकन है मच्छर क्रॉस है, उस सब ने शायद हमारे देसी मच्छर से क्रॉस कर लिया। तो हम्म। अब जो मच्छर है हमारा वो दो तरह से हम पर हमला, हमारे जो देसी मच्छर है वो तो मलेरिया कर ही रहा है, दूसरा चिकनगुनिया और डेंगू, ये तीन बीमारियां कराची में बहुत ज्यादा है। चौथी एक संगीन अभी मैं नेट पे देख रहा था, जीका के नाम से एक वायरस है जो शायद 2007 में अफ्रीका में सामने आया था और 2016 में फिर केसेस आए और फिर दोबारा आ रहे हैं वो भी मच्छर के काटने से। अच्छा, आम डेंगू में और चिकनगुनिया में फर्क ये है कि चिकनगुनिया ज्यादा स्पीडी फैलने वाली बीमारी है, यानी कि अगर 100 मच्छर है, एक इफेक्टेड है, उसने किसी बंदे को काटा है और काट के वो उसको इफेक्ट करके उड़ गया है, तो बाकी 99 में से भी जितने उसको काटेंगे वो सब भी इफेक्टेड हो जाएंगे आइंदा इस मर्ज को फैलाने के लिए। अगर आप इत्तेफाक करें ना करें, ये सब लैब में तैयार किए हुए मच्छर हैं, नेचुरली नहीं है, और लिहाजा अभी हम पे चूंकि टेस्टिंग हो रही है, दज्जाली निजाम का एक सिलसिला है, उसके लिए तैयारी है ये। तो शायद आने वाले टाइम में हम पे पाकिस्तान जैसे मुल्क पर शायद उन्हें बमबारी की जरूरत ना पड़े, हुकूमत से कहेंगे स्प्रे करना बंद कर दो और वो 2-4 जगहों मच्छर छोड़ देंगे, हमारा सबका काम हो जाएगा, फौज का भी हमारा। इस सूरत बिल्कुल, हाल के अंदर बायोलॉजिकल हमारा जो वॉरफेयर ये बहुत कॉमन चीज़ है, इसके ज़रिए बहुत ये नुकसान वही हो करते रही हैं। है, बिल्कुल वही शुरुआत हो गई है, उसकी टेस्टिंग चल रही है। और अभी जीका वायरस भी अभी देख लीजिए, इसका आप जोर तोड़ेंगे अपने तदबीर के साथ, जीका वायरस ले आएंगे, वो शुरुआत हो गई है वहाँ भी, उसकी टेस्टिंग भी शुरू हुई है। एक आदमी को भेजेंगे अफ्रीका से, बोला एयरपोर्ट से पकड़ा गया, उसके बाद वो वायरस छोड़ देंगे, बोला जी फैल गया। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि हम जो है ना बड़ा आसान ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मेरा अपना तजर्बा, बड़ा आसान ट्रीटमेंट है इसका। इसके लिए पेशाब आबर अद्वियात दी जाए मरीज के साथ डायबिटिक्स। साथ, उसकी खुराक के लिए तलबीना आपने ठीक बताया, आपने जो चीजें बताई वो सारी बेहतरीन है तिब्बन नबी से। इसमें किस का इजाफा कर लिया जाए, अगर इसे शहद का शरबत पिलाया जाए, बिल्कुल यानी ज़बरदस्त है। शहद में पानी मिलाकर अगर पिलाया जाए तो वो भी पेशाब आवर होता है और यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। लेकिन शुगर के मरीजों के लिए जरूरी है कि शहद अगर इस्तेमाल किया जाए तो बेरी का इस्तेमाल किया जाए, साथ तलबीना हल्का या गजा में शामिल रखा जाए, लौकी, टिंडे, खीरा, कद्दू, जो हमारी यहाँ की इस तरह की हमारी अद्वियात ग़िज़ाएं हैं, अद्वियाती तौर पर उनका इस्तेमाल किया जाए तो सूरत हाल कंट्रोल हो जाती है। मैं अपने अद्वियात के साथ मरीजों को तकरीबन सबको जो है ORS का मुस्तकिल इस्तेमाल करने का मशवरा देता हूँ, ताकि उनकी डिहाइड्रेशन भी कंट्रोल रहे, पेशाब भी ज्यादा है और उनकी कमजोरी भी दूर है। लेकिन सूरत हाल यहाँ आके फिर वही खराब हो रही है कि इंतजामी सतह पर ऐसा महसूस हो रहा है कि जानबूझकर इस मामले को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि पहले वीकली कभी कभी हो जाते थे स्प्रे, अब तो 6-6 महीने हो गए, जब जरूरत है तो स्प्रे बंद कर दिए गए ताकि बीमारी खूब फूले फले। तो शायद ये कुछ ऐसा है कि हमारे लोग जो है बड़े सतह पे बैठे हैं, वो इस मामले आलाकार हैं और हम सब लैब में रखे हुए जानवरों की तरह तहकीक और तजर्बात के शिकार हैं। हम्म। ऐसी है, कोई और सवाल है तो ज़रूर करें। वैसे हमने इसको कंप्लीट कवर किया है बहुत, स्टार्ट से एंड तक। सर एक क्वेश्चन था, जी जी। पैराडॉक्स या फिर ये सब क्यों असर नहीं देते हैं इसमें? ये इसमें क्यों नहीं दे सकते? जी। इसका जो आंसर है, सोचते हैं वैसे क्यों नहीं दे सकते, मैंने इस पर सोचा नहीं कि क्यों नहीं दे सकते। वाई वी कैन नॉट गिव पैनाडोल या एस्प्रिन या जो NSAIDs हैं। तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जी जी ज़रूर दें, क्योंकि ज़रूर दें। मुझे भी हुआ था चिकनगुनिया और मैंने पैराडॉल ली थी, बट वही हुआ कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। वो क्यों नहीं पड़ रहा था मतलब? हम्म। अच्छा, मैं इसका जवाब ये देना चाहूंगा कि पैनाडोल जो है ना पाकिस्तान की कौमी गोली है। हम्म। सुबह से शाम तक हर आदमी 2-3 मुस्तकिल खाने पे तैयार है, नतीजतन उसने बेसिकली हम पे असर करना छोड़ दिया है। अगर उसके साथ डॉक्टर वगैरह बहुत हैवी एंटीबायोटिक ना दें तो ये खास असर नहीं करता। अच्छा, एस्पिरिन डिस्प्रिन क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि इसमें बहुत सारे मामलों में प्लेटलेट्स काउंट कम होने का सूरत सामने आ रही है। तो अगर प्लेटलेट्स किसी कम है थोड़े से भी और उसको एस्पिरिन डिस्प्रिन की कंटिन्यू किया जाए
तो फिर वो उसमें मजीद इजाफे का सबब बनकर उसकी जान लेने तक का मसला पैदा हो सकता है। इसलिए दोनों चीजें बंद है। अच्छा, तिब्बे यूनानी में हमारे पास जब से सब्जात मौजूद है, हर वो दवा जो जॉइंट्स पेन पे असर करती है, माजून सरंजान हो गई, बिल्कुल। सरंजान के वो मुखफिफ हो गए, इस किस्म की अदात हो गई, आपने जो दवा बताई है इसमें भी एक तस्वीर चाहूंगा कि आपने जो बताई ये 3 चीजें उसके अंदर, तो एक तीसरी चीज जो बताई आपने सल्फर, गंधक अम्ला सार। गंधक अम्ला सार का इस्तेमाल करना हर एक के लिए इतना आसान नहीं है। उसको इतना मतवातिर फरल किया जाए कि उसकी चमक खत्म हो जाए, तब जाके वो काबिल इस्तेमाल होती है। और इन सारी चीजों को कपड़ छन करना है, मतलब खाली ये नहीं कि महीन सफेद करके आपने छन्नी से छान लिया, जो भी इस्तेमाल करे कपड़ छन करे, यानी कि दबीज और मोटे कपड़े से छानना है, ताकि इंतहाई फाइन पाउडर, इंतहाई फाइन पाउडर, टालकम पाउडर की तरह का पाउडर दस्तियाब हो, तो वो इस्तेमाल किया जाए। लेकिन साथ साथ वाटर इंटेक बहुत ज्यादा रखा जाए, क्योंकि सुहागा हम इसको खाम हालत में दे रहे हैं, और सुहागा खाम हालत में बाल बता किडनी के लिए नुकसानदाह होता है, और ये बीमारी पहले यूटीआई जो हमारा सिस्टम है उसको डिस्टर्ब किए हुए। हाँ जी, इसमें बिल्कुल ये वजह एक हो सकती है कि क्योंकि जो एस्प्रिन और ये जो पैनाडोल और जो एनसेड्स है ना, ये जो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है इसको इंक्रीज कर देती हैं। मतलब कि जैसे डेंगू में क्या होता है कि हैमरेज हो जाती है, ठीक है, प्लेटलेट्स काउंट बढ़ता है, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें भी ऐसी कोई एज सच कॉम्प्लिकेशन है तो नहीं, बट कैन कॉज, तो इसलिए हम इसको प्रिवेंट ही करते हैं कि ये ना दी जाए, क्योंकि ये ब्लड थिनर्स है ना, ये एस्प्रिन है, ये पैनाडोल है, ये जो एनसेड्स हैं, ये सारी ब्लड थिनर्स होती हैं। तो ये ब्लड ब्लीडिंग को इनिशिएट करवा सकती हैं, ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ा सकती हैं और हेमरेज कॉज कर सकती हैं। दूसरा जो इसका मेन वजह है एनसेड्स ना देने की, वो ये कि जितने भी एनसेड्स ड्रग है ना, जितने भी, ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन है उसको कॉज करते हैं, और बाज़ केसेस में तो ये अल्सरेशन भी करवा देते हैं स्टमक लाइनिंग में। तो चिकनगुनिया तो पहले से ये इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है और बॉडी पे स्ट्रेस दे रहा है, तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है ना, ये पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा एनसेड्स के, तो इसलिए एनसेड्स भी हम नहीं दे सकते। इसके अलावा जो एनसेड्स हैं ये किडनी जो फंक्शंस हैं उनको भी अफेक्ट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को भी कम करते हैं, जो क्या बोलते हैं इसको, तो लाइक ये जो एनसेड ड्रग है ना, ये किडनी फंक्शंस को डिस्टर्ब करते हैं। तो जैसे इकबाल साहब ने बताया ना कि इसमें तो ऑलरेडी यूरिनरी ट्रैक्ट की कॉम्प्लिकेशन बन जाती है, तो ऑलरेडी है, ऊपर से हम एनसेड्स दे दें तो उसके किडनी के फंक्शन और ज़्यादा डिटेरियोरेट हो जाते हैं, तो रीनल कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो है लिवर टॉक्सिसिटी रिस्क जो है ना वो भी बढ़ सकता है, बिकॉज चिकनगुनिया जो है ना ये लिवर पे तो ऑलरेडी बोझ पड़ जाता है। लिवर बॉडी का एक फैक्ट्री की तरह है कि सारी डिटॉक्सिफिकेशन वहीं पे होती है, तो बॉडी में लिवर तो पहले लड़ रहा है वायरस के अगेंस्ट, तो जब पैनाडोल देते हैं ना वो मज़ीद उस पर स्ट्रेस ऐड कर देता है और लिवर बेचारे को मज़ीद वीक करता है। तो ये जो हमने मेडिसिन हर्बल सजेस्ट किया है ना, ये इसमें जो ड्रग्स हैं जैसे सहाका है और गंधक, ये दोनों पोटेंट हैं, ठीक है, यानी इसको आप एक फिजिशियन यूज़ कर सकता है, एक आम बंदा इसको नहीं यूज़ कर सकता। एक आम तबीब देगा जिसको इतना नहीं इल्म इसके बारे में, तो वो पेशेंट का नुकसान करेगा, बिकॉज एनसेड्स की तरह ये भी, जैसे इकबाल साहब ने बताया ना, ये किडनी को जाके अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। बट इसमें जो हमने साथ साथ मुलट्ठी ऐड किया है ना, उसकी वजह से ये किडनी को अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। ये और जो गंधक आंवला सार है, ये एक गंधक होती है, एक गंधक आंवला सार होती है। तो जो गंधक आंवला सार है ना, ये ऑलरेडी यानी डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ही होती है गंधक की, ये प्योर सल्फर नहीं होता। तो गंधक आंवला सार, इसको भी फर्दर फिर मैंने बताया कि बहुत फाइन पाउडर हो, ऐसा ना हो कि ये किडनी में जाके फंस जाए, फिल्ट्रेशन हो ना और ये डैमेज करे। तो फाइन पाउडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे इकबाल साहब ने बताया कि टैल्कम की तरह बिल्कुल इतना फाइन पाउडर होना चाहिए। फिर ये बहुत ज़बरदस्त, यानी इसमें यह है कि क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं ना बहुत वो होते हैं, सिवियरिटी में ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए हमने जो ड्रग्स भी इसमें चूज़ किए हैं ना वो भी उसी दर्जे की हैं, ताकि पेशेंट को एक रिलीफ मिले फौरी तौर पे। वरना इसमें हम हल्के दर्जे की भी अद्वियात रख सकते हैं, इम्यूनो सपोर्टिव मेडिसिन दे सकते हैं, बिल्कुल सौंफ, मुलट्ठी, हल्दी, ठीक है, ये तीनों चीज़ें, ये सूसी फार्मूलेशन, इस फार्मूलेशन का नेम ही सूसी है, सौंफ, मुलट्ठी, हल्दी, ठीक है, ये आप दें पेशेंट को, 1000 mg का कैप्सूल दे दें या इसका कैवा भी इस्तेमाल करवाएं, दोनों सूरतों में बेनिफिशियल है, ठीक है।
तो इन शॉर्ट जो भी हॉट एंड ड्राई और जो भी हॉट एंड वेट, ये दो टेम्परामेंट की ड्रग्स हैं और तीसरे दर्जे की हैं, वो आप इसमें यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है जी आयशा, क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया? क्यों नहीं देते? यस सर, एग्जैक्टली। ओके, कोई और सवाल? जी बिल्कुल, शरबत बजूरी वो भी मतदल, हॉट एंड वेट टेम्परामेंट। ठीक है, और शहद का शरबत ये भी हॉट एंड वेट टेम्परामेंट, तो ज़बरदस्त चीज़ें हैं। जी हैंड रेस किया हमाद आपने। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। इसमें लौंग दालचीनी का कहवा दे नो सकते नो हैं? नो नो नहीं, ये टेम्परामेंट इसके लिए सूट नहीं करेगा इसको। उसमें ये जो है ना जॉइंट की कंडीशन को और मुतासिर कर सकता है लौंग दालचीनी का कहवा। सही। ये इससे दरअसल क्या होता है, लौंग दालचीनी से ना बॉडी में हीट का लेवल बढ़ता है। तो चिकनगुनिया के नतीजे में ऑलरेडी पहले बॉडी में हीट ज़्यादा है, तो लौंग दालचीनी का कहवा देने से ना एक उसको लाइक लॉन्ग टर्म शायद बाद में बेनिफिट, यानी जब पेशेंट रिकवर हो गए ना तब आप दे दें, लेकिन ड्यूरिंग द कंडीशन आप ना दें, क्योंकि उससे उसका फीवर हो सकता है वर्स हो जाए। ठीक है, तो वर्स होगा तो बेचारे के लिए मुश्किल होगी। इसमें हम फिर वो अजवाइन और पुदीने का कहवा दे सकते हैं जी ना? मैंने आपको बताया डायूरिटिक है ना अजवाइन भी, तो आप हॉट एंड ड्राई और हॉट एंड वेट, ये डाइट, यही मेडिसन और यही चीज़ें आपने यूज़ करवानी है। सही। सर, हॉट एंड ड्राई एंड हॉट एंड वेट। सर एक क्वेश्चन और था। जी जी। हमें ये कैसे पता चलेगा कि चिकनगुनिया ट्रीट हो चुका है, मतलब सही हो गया है? उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, साइन एंड सिम्टम्स हैं, एक तो पहले बात तो ये वो ख़त्म हो जाएंगे और दूसरा पेशेंट अपने मामूल पे आ जाएगा। ठीक है, इसको कंफर्मेशन के लिए तो आप टेस्ट करवा सकते हैं ना, कि कंफर्म करवाने के लिए आप जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की ना कि इसमें जो होता क्या है कि आईजीएम जो एंटीबॉडीज़ है ना, ये तो महीनों तक रहती हैं, यानी पेशेंट ठीक भी हो गए ना उसके बाद भी ये पेशेंट्स के अंदर ना रहती हैं ऑलमोस्ट 3 4 5 6 माह तक रहती हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो इसलिए आपने जो है ना वो ये नहीं क्या कहते हैं आईजीएम, यानी हमारे पास कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, इसके अलावा सीबीसी आप करवा के चेक कर लें कि पेशेंट स्टेबल हो गया नहीं हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है आप इसमें और क्या करें कंफर्मेशन के लिए, यूनानी तिब के जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं वो यूज़ कर लें। ठीक है, पल्स देखें चेंज हुई या नहीं हुई। ठीक है, और बिल्कुल इशा की नमाज बगैर किसी तकलीफ़ के पढ़ने लग जाए तो ठीक हो गया। और पल्स देखे चेंज हुई है नहीं हुई, यूरिन देखे चेंज हुआ है नहीं हुआ, तो ये हमारे पास कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स हैं हमारी तिब में कि जो हम यूज़ कर सकते हैं उसका चेक करने के लिए कि क्या ये स्टेट इसकी चेंज हो गई है या नहीं हुई। अच्छा, जैसे मैं हूँ या और मेरे जानने वाले, हम सबका एक ही ये है कि जॉइंट पेन अभी तक है, वैसे ठीक हो चुके हैं, लेकिन हम्म चक्कर आना, जॉइंट पेन रहना, सीढ़ियाँ जल्दी जल्दी चढ़ना, काम जल्दी करना, और मेमोरी लॉस हम लोगों का बहुत हो रहा है, कोई चीज़ याद नहीं रह रही है, दिमाग बहुत कमजोर हो गया है, भारी चीजें उठा नहीं पा रहे हैं, ये सब चीजें अभी तक है, लेकिन हम लोग अपने रूटीन पर भी है। तो अब हम लोग क्योर हो चुके हैं या अभी भी अंदर कहीं ना कहीं है नहीं, अगर बैक्टीरिया? अभी तक जॉइंट पेन चल रहा है और ये चीज़ें हैं तो फिर नहीं, फिर जो है ना वो आपका इशू हो सकता है। तो आप इसमें क्या करें कि एक तो जो फॉर्मुलेशन है आप इसका यूज़ करें। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी डाइट में ना जो सीड्स हैं इनको रोस्ट करके यूज़ करें, स्पेशली पंपकिन सीड्स और जो इसके साथ सनफ्लावर सीड्स हैं इनको रोस्ट करके तो आप इनका यूज़ करें, इससे काफ़ी सपोर्ट मिलेगी आपकी जॉइंट हेल्थ को भी और ब्रेन हेल्थ को भी। सही। और चावल और आलू से परहेज करना है? जी जी, ये कसीफ अगजियाँ हैं और फासिदल के मुँह अगजियाँ हैं, इसलिए इनसे परहेज़ करना है। और गोश्त?
जी ये भी कसीफ में ही आता है, लेकिन आप इसकी यखनी तो ले सकते हैं। तो सांस लेना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। निमरा, आप नेम सबके नोट कर लिए ना आपने?